हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप अकेडमी। और आज हम क्लास को पढ़ाएंगे RO ARO के पॉइंट ऑफ से। ये जो क्लास होगी RO ARO और यूपी PCS के हिसाब से, यानी कि पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमेशा एक क्वेश्चन एक मिलता है, भूमि राजस्व नीति। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे जो भारत के अंदर जो पुराने टाइम में जो हमारा भूमस मतलब भूमि राजस्व, किस राजा ने कौन सा कर लगाया, क्या क्या नीति लगाई, ये सब चीज़ें आप लोगों को बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसमें इस हिसाब से हम लोगों को आप लोगों को थोड़ा सा मैं ब्रीफ आप लोगों को इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को आज क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे देखो हमने ये क्लेरिफाई किया, उसके बाद क्या है, हम जो उसके बाद ये थियोटिकल चीज़ें पढ़ाएंगे। थियोटिकल चीज़ें पढ़ाने के बाद थोड़ा सा 2-4 मिनट में थियोटिकल चीज़ें हम ख़त्म कर लेंगे। फिर उसके बाद जो पिछले सालों में जो PCS एग्ज़ाम में RO ARO या अलग स्टेट के जो PCS एग्ज़ाम है, उसमें इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उन सबको हम क्या है पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या इस क्लास में हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई जल्दी जल्दी चैनल पे आओ सबसे पहले। ठीक है, और पढ़ने की कोशिश करते हैं हम अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए भाई अब इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं और वहाँ पूरी PDF वगैरह सब चीज़ मिल जाएंगी, तो 99 17 93 54 64 है, ये आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप है। तो इसमें क्या है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इस पे पहले व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, और व्हाट्सएप करने के बाद क्या, ये देखो गूगल पे है मेरा 63 95 35 और 97 39। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या है, व्हाट्सएप नंबर नहीं, व्हाट्सएप नंबर तो यही है, लेकिन ये गूगल पे फ़ोन पे है। तो इस पर क्या आप लोग 50 रुपये सेंड करेंगे और स्क्रीनशॉट भेजेंगे और मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करूँगा। वहाँ PDF वगैरह सब चीज़ें आप लोगों को अच्छे से मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। देखो भाई, भूमि राजस्व नीति के बारे में बात करते हैं। जो पुराने टाइम में राजा महाराजा थे, उन लोगों ने क्या किया, भूमि पे अपना राज्य वो किया, भूमि पे टैक्स लगाने की अलग अलग नीतियाँ थी, अलग अलग व्यवस्था थी अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, जैसे ये हमारे भारत की बात करते हैं तो 3 क्षेत्रों में बटा हुआ। पहला जो जमींदारी व्यवस्था, यानी कि इसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आती है हमारी, वो आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आती क्या हमारी, महलवाड़ी, यानी कि महलवाड़ी व्यवस्था। तो ये 3 तरीके की हमारी भूमि राजस्व नीति होती है, आप लोगों को याद होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि भूमि राजस्व नीति कितने प्रकार की होती है, बोले 3 प्रकार की। जमींदारी, यानी कि उसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी, तीसरा महलवाड़ी। ठीक, एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन्हीं तीनों चीज़ों से हम क्या है, जितने भी सवाल हमारे आए हुए हैं उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें, ये व्यवस्था किन किन लोगों ने ये बनाई थी। ठीक है, पहली बात करते हैं हम स्थायी बंदोबस्त के बारे में। थोड़ा सा क्या है, ये हमारा जमींदारी प्रणाली है। ठीक है, इससे अभी आप लोगों को मिलेगा, मतलब इससे संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा जमींदारी से, जिसमें ऑप्शन होगा जमींदारी। PCS एग्जाम में पूछा गया है, RO ARO में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अलग स्टेटों में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और RO ARO का जो एग्जाम होने वाला उसमें आने की भी संभावना होती है। ठीक है, इन स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू, तो इधर वाले जो क्षेत्र हैं, ये पूरा ये क्या हमारा स्थायी जो बंदोबस्त है, मेनली इन क्षेत्रों में मतलब चलती है। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ से शुरू है। 1762 में क्या है, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसके बाद क्या था, जो हमारा क्या था, दीवानी अधिकार मिल गए थे। किसको मिल गए थे दीवानी अधिकार, ये मिल गए थे अंग्रेजों को मिल चुके थे। बात करते हैं क्या, बंगाल। ठीक है, किन किन क्षेत्रों में मिल गया था, जैसे बंगाल है, ठीक है, बिहार के क्षेत्र में मिल गया था, उसके बाद क्या हमारा उड़ीसा के क्षेत्र में मिल गया था। ठीक है, ये तीनों क्या थे, हमारे प्रोविंस थे, मतलब अलग अलग, जहाँ से हमें काफ़ी राजस्व वगैरह इकट्ठा होता था। ठीक है, दीवानी अधिकार मिल गए थे इस क्षेत्र में। ठीक, अब बात करते हैं हम क्या है, 1772 के बारे में। क्या है 1772 में, क्या वारेन हेस्टिंग्स इजारदारी व्यवस्था क्या है उन्होंने शुरू की थी। ठीक है, यह सफल नहीं हुई थी। ठीक है, आप लोग को ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखना कि वारेन हेस्टिंग्स ने कब शुरू किया था और क्या शुरू किया था, और वो क्या है सफल नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम क्या, 1793 में क्या, 1793 में क्या, इजारेदारी। ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था शुरू की गई थी। जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं। 1786 में जब कॉर्नवालिस भारत आया था, तो उसने भू राजस्व में सुधार किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इतना सारा काम किया ना, हमारा जो IAS PCS के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें IPS वगैरह जो सिलेक्शन था, यानी कि इसको जो हमारा सिविल सर्विसेज था उसको रिफॉर्म किया, यानी कि बाद में उसमें धीरे धीरे सुधार किए थे। ठीक है, पहले वारेन हेस्टिंग्स से भी ऐसी सब चीज़ें, विलेज जिले में थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें हमारे गवर्नर या लॉर्ड गवर्नर जो थे जनरल, उन्होंने धीरे धीरे सुधार किया था, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत बड़ा एक कमांडर था। ठीक है,
कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ देते हैं क्या है कॉर्नवालिस जोर शोर। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था स्थापित की थी इसने। जमींदारी व्यवस्था की थी किन किन क्षेत्रों में थे, बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी का कुछ क्षेत्र था। जमींदारी को भूमि का स्थायी मालिक बनाया। जमींदारों से क्या है, टैक्स लिया जाने लगा। ठीक है, ये जो जमींदार थे उनसे क्या है, टैक्स लेना शुरू कर दिया था। इसीलिए क्या है, इसकी जमींदारी व्यवस्था थी। क्या है, इसीलिए इसका नाम क्या है, जमींदारी व्यवस्था था कि जमींदारों से क्या है, टैक्स लेना शुरू कर दिया था। अब इसमें थोड़ा सा क्या है, सनसेट क्लोज के नाम से पता लगा। सनसेट क्लोज यानी कि जब सन डूबता था, एक निश्चित तिथि थी उस टाइम, क्या था, सूरज जो अस्त था, यानी कि जब अस्त होता था सूरज, उसके बाद राजस्व देना होता था। ठीक है, मतलब जैसे सूरज अगर डूब रहा है उससे पहले टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, नहीं तो क्या, जमीन वापस ले ली जाएगी। ठीक है, जमीन वापस ले ली जाएगी। जमीन जिस एरिया में जिस जमीन को जमींदारी वो चीज़ें दी गई थी उससे टैक्स लिया जाता था। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सनसेट क्लोज बोलते हैं कि सूरज डूबा, जमीन वापसी होगी, तुमसे इस बार का टैक्स नहीं भरा गया है। तो ऐसा कुछ सिस्टम था। कुल रकम का क्या, अब ये जमींदारी व्यवस्था थी क्या, जो कुल रकम थी उसका 10/11 भाग क्या था। ठीक है, 10/11 भाग क्या था हमारा, किसे दिया जाता था, वो दिया जाता था कंपनी को। किसे दिया जाता था, कंपनी को। ठीक है, कितना, 10/11 जो भाग था वो कंपनी को दिया जाता था। और 1/11 किसका रहता था, वो रहता था जमींदार का। भाई किसानों से क्या है, जितनी भी उसकी कुल इनकम हुई है उसका 10/11 कंपनी को जाता था। और 1/11 किसे जाता था, वो जाता था जमींदार को, जो उन्होंने जमींदार अलग अलग क्षेत्रों में क्या अपॉइंट कर दिए गए थे। ठीक है, बात करेंगे 10 लाख के लिए पहले लागू किया। ठीक है, पहले क्या है, जो जमींदारी वाला था पहले 10 लाख के लिए पहले लागू किया गया। फिर इसके क्या है, स्थायी कर दिया मतलब सभी लोगों को देना है, ये स्थायी कर दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, मतलब जैसे 10 लाख का सिस्टम था, ये सब चीज़ें बताएं। अब लाभ क्या था, जमींदारी जो व्यवस्था थी उससे क्या लाभ था। जमींदारी भूमि के मालिक बनाए गए, जो जमींदार थे भूमि के क्या है, मालिक बनाए गए। ठीक है, जमींदारों के पास क्या है, राजस्व देने के बाद भी बचत हुई थी। लाभ ये था कि भाई जो जमींदार थे वो राजस्व यानी कि जो कर टैक्स, मतलब जो सरकार को या कंपनी को जो टैक्स देते थे उसके बाद भी क्या उनको वो पैसे क्या बच जाते थे। क्योंकि जमींदार क्या है, उन किसानों से क्या है, मान लो इधर कंपनी ने कितने 2 रुपये मांगे, और ये क्या थे, जो जमींदार थे वो किसानों से लेते थे 3 रुपये। अब 2 रुपये तो कंपनी को दे दिया, बचा उनके पास, जमींदारों के पास क्या 1 रुपया बचता था। तो इस हिसाब से वो राजस्व देने के बाद भी क्या बचत में रहते थे। ठीक है, जमींदारों को क्या मालिक बना दिया था भूमि का। ठीक है, राजस्व क्या बाद में धीरे धीरे क्या राजस्व जो स्थायी हो गया। ठीक है, ये स्थायी मतलब देना ही देना पड़ता था। लाभ के बारे में थोड़ा सा लिखा, कंपनी को क्या लाभ था, लाभ क्या था, लोगों को क्या लाभ था वो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब मैं बताऊंगा कि कंपनी को क्या लाभ था, किससे, जमींदारी व्यवस्था से। ठीक है, जमींदारी का जो वर्ग था, जो जमींदारों का जो वर्ग था प्राप्त हो गया था साथ देने के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो जमींदारी का जो ऊंचा वर्ग था हर तरीके से साथ देने के लिए तैयार हो गया था कंपनी का। तो कंपनी को ये फ़ायदा हुआ, भाई इंडिया की ज़मीन, इंडिया के ज़मींदार, और ज़मींदार क्या है, पैसा देते हैं किसे, कंपनी को, तो कंपनी वालों को तो फ़ायदा होगा। ये बात है। आगे है सरकार के आय में वृद्धि, तो जो सरकार है उसके आय में क्या वृद्धि हो रही है, कंपनी को फ़ायदा हो गया था। अब हानि के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या है हानि, क्या किसानों से क्या है, हानियों के बारे में पढ़ते हैं कि किसानों से कृषि के आधार जो छीन लिए गए थे। ठीक है, आधार नहीं मतलब अधिकार छीन लिए गए थे किसानों से, कृषि के अधिकार। जैसे मान लो कोई किसान आदमी है, उसको क्या है, उसकी ज़मीन पे किसका अधिकार है, वो है जमींदार का, तो उसका जो कृषि का जो अधिकार है वो छीन लिया गया था और सामाजिक भ्रष्टाचार बढ़ गया था। भाई सामाजिक भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। मान लो जमींदारी से कहा कि भैया 3 रुपये देना, लेकिन वो क्या 4 या 5 रुपये लेगा किसानों से, तो उसका जो क्या है, हमारा सामाजिक जो भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जमींदार किस पैसे बचाने में लग चुके थे। तो ये हमारा क्या था, जमींदारी व्यवस्था था, जमींदारी व्यवस्था थी। इनसे क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद रखना जमींदारी के सिस्टम से। आगे बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, इसमें याद रखना हमको मुनरो, क्या है, मुनरो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, मुनरो एवं रीड याद रहे ना रहे, लेकिन मुनरो जरूर याद रखना, क्योंकि मुनरो ने ही रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। अब कब की थी, ये की थी 1820 में शुरू की गई थी। और जो प्रमुख क्षेत्र थे वो क्षेत्र याद रख लेना, क्वेश्चन क्षेत्र से पूछा था, मद्रास है, मुंबई है तथा असम में है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, मतलब इसमें अगर इन सब में सबसे ज़्यादा जो पीओटी देंगे वो किसे देंगे, मद्रास को देंगे। ठीक है, इस व्यवस्था में सीधे रैयतों अर्थात किसानों से क्या बंदोबस्त किया, मतलब
जो रैयतों की भूमि के जो मालिकाना हक दिए गए, ठीक है, ये सीधे सरकार को लगान देने लगे। अब क्या है, अब क्या हुआ था रैयतवाड़ी से, क्या था, जो बीच में जमींदार थे वो हट चुके, उसके बाद क्या किसान डायरेक्ट उसको टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो सीधे सरकार को क्या लगान देना शुरू कर दिया था, ठीक है। राजस्व हर वर्ष निर्धारित होता था, जो राजस्व था हर साल के शुरू में निर्धारित हो गया था कि आप लोगों को इस साल क्या 20 रुपये देने या 50 रुपये देने, जितना भी देता था, मतलब जितने भी देते थे वो राजस्व हर वर्ष क्या निर्धारित होता था। इसकी हानियाँ क्या हुई, हानि क्या हुई, हानि और लाभ, हानि बताएंगे अब क्या होगी। तो राजस्व निर्धारित नहीं था, तो इसलिए क्या था, जब राजस्व निर्धारित नहीं था तो हर साल क्या है ये टैक्स वगैरह ना बढ़ता चला जाता था, राजस्व टैक्स, ठीक है। आगे हानियाँ ये कि मनमानी ढंग से क्या भू राजस्व वसूलने लगे, ठीक है। जो उनके जो अधिकारी थे वो क्या है मनमाने तरीके से क्या है ब्रिटिश सरकार के जो अपॉइंटमेंट थे उन, मतलब जो भी अपॉइंटमेंट अधिकारी थे उनका क्या मनमाने तरीके से क्या भू राजस्व इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। और बलपूर्वक खेती करने के लिए किसानों को क्या है बाध्य किया गया, जैसे नील की खेती वगैरह, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट चीज़ें आप लोग को याद रखना है। और ये जब आप लोग यूपीपीसीएस का मेंस लिखोगे, ठीक है, क्या यूपीपीसीएस का मेन लिखोगे तो उसमें हानि फायदे जो इसकी जो प्रॉपर्टी हैं उन सब चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से याद रखना होता है। उसके बाद ही आप लोग जो यूपीएससी का जो मेन है यानी यूपीपीसीएस का जो मेन एग्जाम है, जो रिटन एग्जाम है, उसमें आपको इस क्लास से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं महालवाड़ी। महालवाड़ी व्यवस्था क्या है आप लोगों को याद रखना, पंजाब है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आगरा, इन 3 क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की जाती है। भू राजस्व का बंदोबस्त क्या है, भू राजस्व का बंदोबस्त एक दूसरे यानी कि एक पूरे गांव या महाल में महाल प्रमुख से हुआ। महाल एक पोस्ट हो गई, ठीक है, महाल प्रमुख से क्या है, प्रमुख से हुआ। पूरा गांव या महाल यानी कि एक गांव को क्या महाल बोला जाता, तो वहां का जो महाल था वो प्रमुख हुआ था। बात करते हैं विलियम बेंटिंग द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जहाँ जब कभी भी क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बनेगा कि जो स्थायी बंदोबस्त है वो लॉर्ड कार्नवालिस है, ठीक है। और उसके बाद है हमारा रैयतवाड़ी कहाँ से है, वो है हमारा मुनरो से, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या था हमारा महालवाड़ी, तो महालवाड़ी जो आएगा वो हमारा किससे आएगा, वो आ जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को अच्छे से याद भी रखना है। राजस्व की, ठीक है, राजस्व की वसूली गांव स्तर पर होने लगी। कहाँ, गांव स्तर पर होने लगी। जो हर गांव का स्थिर कर दिया गया, ठीक है, जो क्या हर गांव का क्या स्थिर कर दिया गया था, ठीक है भी। तो उसके बाद कुछ हानियां भी थी, क्या था, महाल का मुखिया शक्तिशाली बनता चला गया और ये इस चीज़ की हानि भी थी। सरकार व किसानों के साथ संबंध समाप्त हो गए थे, डायरेक्ट नहीं हो पा रहे थे, किसान के और किसानों के बीच में संपर्क नहीं हो पा रहे थे बिल्कुल भी, क्योंकि बीच में वो चीज़ें आ जाती थी, ठीक है। राजस्व में ज़्यादा वृद्धि हो गई थी, राजस्व में क्या ज़्यादा वृद्धि, हर स्थिति में कर वसूला जाता था चाहे अकाल भी क्यों ना पड़े। एक बार हुआ था कि अकाल भी पड़ा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और मुंशी प्रेमचंद का जो गोदान है वो है मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास है उसका नाम है गोदान। तो उसमें जो हमारा धनिया होता है उसके गांव में सूखा वगैरह पड़ जाता है, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को या इन लोगों को क्या है टैक्स की ज़रूरत होती थी, ठीक है। आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से पता होंगी, ठीक है। ये हमारी आज की थंबनेल होगी, जो आप लोग इसको देख के वीडियो देखना शुरू कर रहे होंगे। भूमि राजस्व नीति है, हिस्ट्री की क्लास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेव कुमार का फोटो है, उसके बाद RO की एग्जाम की तैयारी है, ठीक है। ये मैंने आप लोग को वो बता दिया कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को याद रखना है। यूपीपीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इस्तेमारी, ठीक है, इस्तेमारी जो बंदोबस्त है किसने लागू किया गया था, किसने लागू किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वानेजली, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा है। आप लोगों को याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था ये बहुत बढ़िया, मतलब एक प्रशासनिक था, बहुत अच्छे से चलाता था, तो नई नई चीज़ें खोजता था या नई नई चीज़ें अप्लाई करता था अलग अलग चीज़ों में। तो उसको अंग्रेजों ने स्पेशल एक बुलाया था जब टीपू सुल्तान काफ़ी परेशान कर रहा था, तो उसके बाद इसको अपॉइंट किया गया था भारत के अंदर। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे स्थायी बंदोबस्त लिखा हो जाएगा या ये आ जाएगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लगाना पड़ेगा ऑप्शन में, ठीक। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था। ये बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, बी, बिल्कुल ठीक आंसर। मैं इन क्वेश्चनों को दिखाने का मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ कि जो अभी हमने क्लास में पढ़ाया था उससे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ठीक है, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं।
तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया, सिंपल, ठीक है, सिंपल। इसका तो सही आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जमींदारों से तो किया गया स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। किससे किया गया, जमींदारों से किया गया था। MPPCS में एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जरा ध्यान से समझेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था क्या है स्थापित की थी। लॉर्ड जोन्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक। तो इसका जो सिंपल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। जो स्थायी भूमि राजस्व जो शुरू किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही शुरू किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इसमें कहता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, कब किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अच्छे से याद रखना कि क्या है। 1739 है। PCS एग्जाम मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग को याद रखना कि स्थायी बंदोबस्त किस सन में लागू की गई थी, ये क्या था हमारा 1793 में, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो कोई भी बच्चा भूलना नहीं चाहिए। चलिए यूपीएससी प्री एग्जाम, ठीक है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में ब्रिटिश शासन के दौरान क्या है, निम्नलिखित में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त के प्रारंभ में किए जाने के संबंध में, यानी कि प्रारंभ किए जाने के संबंध थाया थे, कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, उसके बाद क्या, टॉमस मुनरो, ठीक है। तो रैयतवाड़ी की बात कर रहे हैं, ना कि स्थायी बंदोबस्त के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा दूसरा और तीसरा है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हमारा वो स्थायी बंदोबस्त है जमींदारों के लिए। लेकिन जो रैयतवाड़ी की बात करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि टॉमस मुनरो, और उसमें लिखा हुआ था, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि वो था हमारा मुनरो और रीड, ठीक है। ये हमारा क्या था, जो रैयतवाड़ी के बारे में हमने चर्चा की थी, वो ये दो हमारे क्या थे, जो गवर्नर थे या कोई भी अपॉइंट किए गए अधिकारी थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल ठीक है, दूसरा और तीसरा इसके सही आंसर है। अगला है कि भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त तथा रैयतवाड़ी प्रणाली कब शुरू की गई और कहाँ से शुरू हुई थी। पहला है बंगाल मद्रास, या मद्रास पंजाब है, या मद्रास और बंगाल है, और ये पंजाब या बंगाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिसमें क्या था, बंगाल और मद्रास था, ठीक है, बंगाल और मद्रास था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए बिल्कुल ठीक आंसर है कि बंगाल और मद्रास, ठीक है। क्रम से याद रखना कि जो बंदोबस्त था वो कहाँ पे था, बंगाल पे, और रैयतवाड़ी कहाँ से शुरू किया गया था, मद्रास में, क्रम से, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी की बात बताएं, ये क्या है, झारखंड PCS एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से समझेंगे, UPPCS एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सर टॉमस मुनरो राजस्व बंदोबस्त संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल ठीक आंसर है। अभी नोट्स में हम लोगों ने आप लोगों को अभी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अब मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ कि जो बार बार ये एग्जाम है इसमें आया हुआ है कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इसमें ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दिया C और D, C मतलब पश्चिमी भारत में और दक्षिण भारत में। तो इस हिसाब से क्या है इसका, जिन लोगों ने C और D दोनों में से किसी का भी आंसर लगाया होगा तो वो क्या है, सही आंसर होगा। आगे हम मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त ने कौन सा संबंध था, तो रैयतवाड़ी में मुनरो था, सिंपल है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो UPPCS एग्जाम में पूछा गया, रैयतवाड़ी जो प्रथा प्रारंभ की गई थी वो किसने की थी, रैयतवाड़ी वाली मुनरो थी, ये भी आसान है। UPPCS ये भी नोट्स में आप लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, जगह का नाम बताना है अभी, ठीक है। मद्रास इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मद्रास था, तो इसमें एक मद्रास तो नहीं लगेगा, क्योंकि मद्रास और मुंबई क्या है, दोनों क्षेत्रों में किया गया था। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, D बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये नोट्स जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ा है कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। 1 या 2 मिनट की वीडियो देखी होगी जो नोट्सों में, जो मैंने आप लोगों को अभी क्लास डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया था, तो वो सब इस ऑप्शनों में आ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है वो क्या चीज़ है, किसानों द्वारा लगाए गए सीधे सरकार को दिया जाता था, यानी कि किसानों द्वारा लगाए जाने वाला सीधा दिया जाता था, मतलब सीधा जो था वो टैक्स दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो ये तीनों बात बिल्कुल ठीक आंसर है। UPSC के प्री एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, तो जिसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। 1, 2 और 3 तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, पहला भी स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा।
जो तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट आंसर हैं। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आज देखो हमने क्या पढ़ा, स्थायी बंदोबस्त पढ़ा, रैयतवाड़ी पढ़ा, महालवाड़ी पढ़ा। तो ये तीनों जो हैं इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आरओ एआरओ के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है। यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है, एमपी पीसीएस में पूछा जाता है, झारखंड में पूछा जाता है, अलग स्टेट के या बिहार पीसीएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक बार और बता देता हूँ कि आरओ एआरओ की तैयारी करने के लिए आप लोग क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप पे क्या है, व्हाट्सअप करेंगे तो आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा मात्र 50 रुपये। ठीक है, कितना रुपये, मात्र 50 रुपये। जो 50 रुपये आप लोगों को पेमेंट करना होगा वो किस नंबर पे करना मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए भी धन्यवाद।